अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या वाकई ईरान ने वो कदम उठा लिया है जिससे दुनिया को सबसे ज्यादा खौफ था? और क्या 5 अक्टूबर 2024 की रात को ईरान में आने वाला जल्जला कुदरती था या ये जल्जला किसी ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर धमाके का नतीजा था? इस वीडियो में हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हकीकी तस्वीर दिखाएंगे और आपको वो हकायक बताएंगे जो अमूमन मीडिया की नजरों से ओझल रहते हैं। इसराइल और अमेरिका के खुफिया मंसूबों से लेकर ईरान के गैर मामूली रद्द अमल तक हम जानेंगे कि क्या ईरान एटमी ताकत बन चुका है और अगर ऐसा है तो इसके आलमी सतह पर क्या नतायज हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी खबरें फैलने या इस किस्म के सवालात उठने का आगाज 5 अक्टूबर के बाद हुआ, जब ईरान से ये खबर आई कि इसके एक खास इलाके में जल्जले के झटके महसूस किए गए। 5 अक्टूबर की रात को तकरीबन 10 बजे ईरान के उर्दान शहर और इसके आसपास के इलाकों में 4.5 शिद्दत का जल्जला आया। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के उस खास इलाके में जल्जला आया जहां तारीखी तौर पर जल्जले बहुत कम देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि इस बार का ये जल्जला सोशल मीडिया पर ज्यादा शकूक व शुबहात का सबब बन गया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ईरान हमेशा से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इनकार करता आया है। इसका हमेशा यही कहना रहा है कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम दरअसल शहरी मकासद के लिए है, न कि हथियार वगैरह बनाने के लिए। लेकिन ईरान का ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। अगर आप तारीख पर नजर डालें तो आपको मालूम होगा कि दुनिया की तमाम ताकतों ने न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से पहले हमेशा यही कहा कि इनका मकसद हथियार बनाना नहीं है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान को ले लीजिए। जब हिंदुस्तान एटमी हथियार बना रहा था तो भले ही इस पर कितना भी शक किया जाता, पाकिस्तान इल्जामात लगाता, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा इनकार करता रहा और आखिरकार पूरी दुनिया को तब पता चला जब हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पर न्यूक्लियर टेस्ट किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान का हाल भी कुछ यही था, क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान एटमी ताकत बनने में कामयाब हो गया, पाकिस्तान ने भी ये ठान ली कि वो भी हर सूरत एटमी हथियार हासिल करेगा। बल्कि उस वक्त यहां तक नारा लगाया गया था कि आधी रोटी खाएंगे मगर एटम बम जरूर बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान भी हमेशा इनकार करता रहा और कभी मानने को तैयार ना हुआ। आखिरकार पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और तभी पूरी दुनिया को इस बारे में बाकायदा तौर पर इत्तला मिली। इसी तरह अगर इसराइल की बात की जाए तो इसने आज तक बाकायदा तौर पर इस बात को भी तस्लीम नहीं किया कि इसके पास न्यूक्लियर हथियार है। लेकिन दुनिया जानती है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, इसलिए इसे न्यूक्लियर ताकतों में शुमार किया जाता है। लिहाजा ईरान भी कोई अलग नहीं है, बल्कि वही पुरानी रिवायात पर चल रहा है। शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, जो कि एक मजहबी शख्सियत भी हैं, उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं, ये जो एटम बम है, ये इस्लाम में नाजायज है। इनकी ये तकरीर जो अवाम में की गई थी, पूरी दुनिया में काफी वायरल हुई थी। इससे ये पैगाम जा रहा था कि शायद ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता। मगर ये तमाम इनकार अपनी जगह, सवाल ये है कि अगर वाकई ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने में दिलचस्पी नहीं रखता था तो आखिर वो ये तमाम पाबंदियां बर्दाश्त क्यों करता रहा और मगरबी ममालिक ने ईरान को अलग थलग क्यों किया और इनकी तरक्की में रुकावटें क्यों खड़ी की? अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी हकीकत में था ही नहीं तो फिर ओबामा के दौर में अमेरिका समेत बाकी यूरोपीय ताकतें ईरान के किस न्यूक्लियर प्रोग्राम से खौफजदा होकर इसे रोकने के लिए मुआहदा करने पर मजबूर हुई, ताकि कम से कम वक्ती तौर पर इसे ईरान को एक न्यूक्लियर ताकत बनने से रोका जा सके। अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कोई हकीकत नहीं थी तो फिर साल 2018 और 19 में इसराइल ने ईरान से जो फाइलें चुराई थी उनमें क्या था, और इन फाइलों को दुनिया के सामने पेश करके और इनका इस्तेमाल करके अमेरिका और यूरोपीय ताकतों के साथ ईरान के न्यूक्लियर मुआहदों को तोड़ने की कोशिश क्यों की गई? ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फखरीजादा कौन से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहे थे कि इसराइल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर और एक तवील मिशन अंजाम देकर इन्हें कत्ल किया, और जिन्हें आज ईरान के लोग अपने सबसे बड़े कौमी हीरोज में से एक मानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, 100 बातों की एक बात यह है कि धुआं हमेशा वहीं से उठता है जहां आग होती है, या अगर आग नहीं तो कम से कम चिंगारी जरूर होती है। हालिया वक्तों में देखा जा रहा है कि ईरान की सरकारी सतह पर भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कुछ बदले हुए लहजे सामने आ रहे हैं। मसलन अप्रैल के महीने में जब इसराइल ने शाम में ईरान के कुछ सिफारतकारों को फिजाई हमले के जरिए निशाना बनाया और मगरबी ममालिक मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, तो ईरान के एक सिफारतकार ने गुस्से में यह बयान दिया कि हम पहले ही इस काबिल हैं कि 1 हफ्ते के अंदर न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं।
इसके अलावा अक्टूबर 2024 में ईरान ने इसराइल के खिलाफ जो सबसे बड़ा हमला किया और उसके बाद ऐसी खबरें आई कि इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या इसकी तेल की तनसीबात पर हमला कर सकता है, तो इन खबरों के बाद ना सिर्फ ईरान के आम माहिरीन बल्कि हुकूमत से वाबस्ता मीडिया के लोग और यहाँ तक कि हुकूमत में आला ओहदों पर फायज अफराद भी न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से बयानात दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में तब्दीली कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो इसराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। साफ जाहिर है कि यहाँ न्यूक्लियर हथियारों का इशारा दिया जा रहा है। यहाँ ये बात वाजे करना भी जरूरी है कि एक तवील अरसे से पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता हो चुका है कि वो जब चाहे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम वक्त में एटमी हथियार हासिल कर सकता है। खास बात यह है कि ईरान ने बहुत से खतरात का सामना करने के बाद और पिछली गलतियों से सबक सीखने के बाद अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ज्यादातर जेरे जमीन रखा है। मतलब ये कि वो इतनी गहराई में है कि इसराइल या इसके दूसरे दुश्मन वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, या अगर वो वहां तक पहुंच भी जाएं और हमला भी कर दें तो ईरान का प्रोग्राम इतना बड़ा है और ऐसी हालत में है कि इसे दोबारा से उसी हालत में जल्दी वापस लाया जा सकता है। यही वजह है कि इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म अयूद बाराक ने गार्डियन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अगर इसराइल ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करेगा तो इससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि वो तो अब हद से ज्यादा तरक्की याफ्ता हो चुका है। आखिर में सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई एक न्यूक्लियर टेस्ट ज़ल्ज़ले का सबब बन सकता है, जैसा कि ईरान के मामले में दावा किया जा रहा है, या ये सिर्फ कहने की बात है। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिन्हें चागी 1 कहा जाता है। इन न्यूक्लियर धमाकों की शिद्दत ने तकरीबन 4.8 से 5 शिद्दत के ज़ल्ज़ले के झटके पैदा किए थे। ये झटके आसपास के इलाकों में महसूस किए गए थे, जो कि आम तौर पर ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियर धमाकों से पैदा होने वाली ज़ल्ज़ला नुमा तहरीकात थी। ये शिद्दत इस बात का मज़र थी कि न्यूक्लियर टेस्ट न सिर्फ तबाहकुन हथियारों की कुव्वत को जाहिर करते हैं, बल्कि जमीन में ज़ल्ज़ले जैसे झटके भी पैदा करते हैं, जो उन धमाकों की ताकत का एक फितरी नतीजा होता है। जहां तक ईरान का मामला है, तो ईरान के मामले में यह सवाल अभी भी लामहलूल है। ईरान इन तमाम खबरों और अफवाहों की ना तो तस्दीक कर रहा है और न ही इनकार कर रहा है। दूसरी जानिब सबसे ज्यादा हैरानकुन चीज मगरबी मीडिया की खामोशी है। मगरबी मीडिया इस पूरे मामले में मुकम्मल तौर पर खामोश है। हालांकि आम तौर पर जब भी सोशल मीडिया पर कोई खबर बहुत तेजी से फैल जाती है, चाहे वो सही हो या गलत, मगरबी मीडिया की जानिब से कम इसका फैक्ट चेक जरूर किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। इस मामले के मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।